हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर में लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 3 फिजिक्स पार्ट यूनिट 13। प्रीवियस में मैंने डिस्कस किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टिंग वायर। किस तरह से हमने देखा था कि एक कंडक्टिंग वायर में जैसे ही हम करंट फ्लो कर रहे थे वैसे ही उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। ये ओरस्टेड साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके बताया था। तो इसका मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। आज हम जानना चाहते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. What is magnetic field? The number of magnetic line of forces passing through a unit surface area. पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ पोल होते हैं इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से पास होती हैं। ये अब किसी पर्टिकुलर एरिया से, माना कि ये एरिया ए है, इससे जितनी लाइंस इस एरिया से पास हो जाएंगी दैट इज द मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ये मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस क्लोज पाथ बनाती हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर दिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिनोटेड बाय बी। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई अपान ए। बी इक्वल टू हो जाएगा फाई अपान ए, वेयर फाई क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इट्स एसआई यूनिट वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका एसआई यूनिट क्या है? वेबर है। और ए क्या है? एरिया। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इट्स एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? यहां से फाइंड आउट कर लें। बी इक्वल टू फाई अपान ए से। तो बी इक्वल टू फाई का एसआई यूनिट हो गया वेबर, और एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, अथवा इसी को टेस्ला बोलते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला। ध्यान रखना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट। ठीक है, क्लियर है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, सो फाई इक्वल टू बी। क्लियर है? राइट डाउन कर लें। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान रखना है क्या? एसआई यूनिट। अब मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड
is a vector quantity. मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी. एंड हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्वेश्चन वाज आस्किंग हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कैसे करते हैं? तो इसके लिए कई सारे रूल हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं थंब रूल. दिस इज द रूल हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? थंब रूल से. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो किस तरह से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया? ध्यान से देखिए. माना कि एक कंडक्टिंग वायर है. क्या है? कंडक्टिंग वायर. अब इस कंडक्टिंग वायर में हम करंट इधर से फ्लो करेंगे तो करंट ऐसे जाएगी ऊपर की ओर. यदि ऊपर से फ्लो करेंगे तो नीचे की ओर जाएगी, है ना. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना थंब का मतलब ये थंब रूल. यदि करंट अपवर्ड जा रही है तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट थंब को इंडिकेट करेंगे. तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर हमारा थंब हो जाएगा. एंड ऑल द फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यदि थंब हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो ये हमारी फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यदि इसी को रिवर्स कर दें तो थंब नीचे की ओर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ध्यान से देखें. यदि थंब ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होंगी? ये ऑल द फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये कौन से? ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा. और यदि हम इसको रिवर्स कर दें, अब आप देखिए जिधर ये उंगलियां मुड़ रही हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये उंगलियां मुड़ रही हैं मीन्स किधर मुड़ रही हैं? ऐसे. तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. थंब हमारा नीचे रहेगा और उंगलियां जिधर हमारी उंगलियां मुड़ेंगी वो डायरेक्शन ऑफ क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड. कैसे देखें? माना कि इसमें करंट ऊपर की ओर जा रही है तो हमारी उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई है. मान लीजिए ये ऊपर की ओर है तो डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे करंट ऐसे जाएगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसी तरह यदि करंट अपवर्ड से डाउनवर्ड जाता है ऐसे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी. तो ये क्लॉकवाइज है. ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज. तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पहला मेथड है थंब रूल. थंब इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये रूल है क्या? थंब रूल है क्या? ये देखते हैं. इफ thumb indicates the direction of current. If thumb indicates the direction of current, then all the fingers indicates direction of
मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना है, दिस इज द थंब रूल। व्हाट इज थंब रूल? इफ thumb indicate the direction of current, ये कंडक्टर है, if thumb indicate the direction of current, then all the fingers indicate the direction of magnetic field। यदि हमारा अंगूठा करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो ये सभी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। ऊपर की ओर करंट जा रही तो ऐसे, नीचे की ओर जा रही तो ऐसे चेंज हो जाएगा। इसी तरह स्क्रू रूल होता है। माना कि यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू आप समझते होंगे। स्क्रू यदि हम घुमाते हैं तो स्क्रू या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे जाएगा, है ना। तो यदि हम स्क्रू घुमाते हैं तो स्क्रू नीचे जाता है क्लॉकवाइज घुमाने पे। तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की जिधर हम उंगलियों को घुमाएंगे उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। और स्क्रू जिधर जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर्स डायरेक्शन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या बाहर की ओर तो बाहर की ओर स्क्रू ऊपर आएगा, इसका मतलब करंट ऊपर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। यहां से भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी में यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, हम अपने, ये हमारा थंब है, ये हमारा फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर। इफ ऑल दीज थ्री फिंगर्स stretch mutually perpendicular, all these three fingers, which three fingers? Thumb, forefinger and middle finger stretch mutually perpendicular to each other. Then if forefinger indicate the direction of magnetic field, middle finger indicate the direction of current, then thumb indicate the direction of motion of conductor। इसका एप्लीकेशन हम मोटर में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे समझने की बात है। ऑल दीज थ्री फिंगर्स, अब आप देख सकते हैं इसमें ये फिंगर्स, ये हमारी फिंगर फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर है, ये थंब है और ये है मिडिल फिंगर। ये मिडिल फिंगर, ये तीनों परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना है। एक ऐसे है, एक ऐसे है, चाहे आप वर्ड बना दे चाहे डाउन वर्ड, और एक ऐसे है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये आपस में 90 डिग्री, ये और ये 90 डिग्री बना रहा है, ये और ये 90 बना रहा है। आप देख सकते हैं ये और ये 90 बना रहा है। अब एक्चुअल में इसको पेज में रिप्रेजेंट करना है तो या तो ये ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ऐसे है वो ऐसे बन रहा है, एक्चुअल में ये स्टैंड है इतने पे, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा फोर फिंगर हो गया, ये हमारा थंब हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया। इसमें आप कोई भी थंब, तो फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर क्या डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन ऑफ कंडक्टर। तो थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर होगा, यदि उस कंडक्टर में
मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन, करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई कंडक्टर रख दें, मान लीजिए कंडक्टर हम रख देते हैं यहाँ पे, अब दो कंडक्टर रखते हैं, देखें अब क्या होता है, इसमें यदि करंट फ्लो होती है और इसमें करंट फ्लो होती है तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये यदि आपस में बंधे हुए हैं तो ये घूमने लगते हैं, तो ये घूमने किस डायरेक्शन में घूमने लगेंगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो डायरेक्शन थंब इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, इफ stretch three fingers mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, then forefinger indicates direction of magnetic field, direction of magnetic field, middle finger indicates direction of current, then thumb indicates direction of, thumb indicates the direction of motion of conductor, direction of motion of conductor. So this is the statement. What is the statement? Fleming left hand rule. If you stretch three fingers mutually perpendicular to each other, then forefinger indicate the direction of magnetic field, middle finger indicate the direction of current, then thumb indicate the direction of motion of the conductor. So this is the most important Fleming left hand rule, always asking in the board exam. Fleming left hand rule as well as Fleming right hand rule. तो यदि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो जाता है यहाँ पे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, यदि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है तो ये आ जाता है, यहाँ पे भी सेम केस है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस होगा, जिसका एप्लीकेशन किसमें है, देखिए लेफ्ट हैंड का एप्लीकेशन किसमें है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मोटर में, ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन कहाँ है, मोटर में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन कहाँ है, मोटर में। और यदि हम यहाँ फ्लेमिंग राइट हैंड कर दें तो क्या डिफिनेशन हो जाएगी, थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यहां से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब indicates direction of, thumb indicate the direction of motion of conductor, then middle finger indicates
then middle finger indicates the direction of induced current, induced करंट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इंड्यूस करंट अपने से इंड्यूस हो जाएगी, जैसे ही एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दूसरे डायरेक्शन में मोशन होगा, किसी चीज में मोशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इसका एप्लीकेशन है जनरेटर में, जनरेटर और मोटर। तो मोटर में लेफ्ट हैंड का है और जनरेटर में राइट हैंड का, ध्यान रखना है। तो इसमें यदि हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू दीज थ्री फिंगर्स, फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। देखिए उसमें करंट था, इसमें इंड्यूस करंट हो गया है। इंड्यूस करंट कब आता है? जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जब हम शाफ्ट को घुमाएंगे, शाफ्ट को घुमाएंगे तो कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इंड्यूस करंट जनरेट हो जाती है। ठीक है ना। जिस प्रकार से किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसी तरह यदि कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे कंडक्टर को रख देने से उसमें करंट फ्लो होने लगती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोनों चीजें इसी प्रिंसिपल पे काम करेंगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोटर। मोटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोटर एंड जनरेटर, दीज आर ऑलवेज आस्किंग इन द बोर्ड एग्जाम। हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन आता है 4 या 5 मार्क्स का, तो याद रखना है मोटर। व्हाट इज मोटर? मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। ध्यान रखना, मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस, क्योंकि ये रोटेट होता है। which convert electrical energy into mechanical energy. Motor is a rotating device which convert electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर जो चलता है वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। और कन्वर्ट क्या करता है? जैसे आप इसको यूज करते हैं कहाँ कहाँ? फैन में भी मोटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक फैन, इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फैन में, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन जो घुमाने का काम करता है, फैन को जो घुमाने का काम करता है, इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन। और पंप देखे होंगे, समर्सियल देखे होंगे आप, ये सभी मोटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो मोटर का काम करते हैं, ये डिफिनीशन हो गई। क्लियर है? अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। मेन पार्ट्स ऑफ मोटर। मेन पार्ट्स ऑफ मोटर में सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे मोटर का, जिसमें नॉर्थ साउथ परमानेंट मैग्नेट होगा। ठीक है। स्प्लिट रिंग होगी, स्प्लिट रिंग होंगी,
शाफ्ट होगा, ठीक है ना। ये बैटरी होगी। अब इसको हम समझते हैं। यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है स्प्लिट रिंग, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, दोनों साइड में है स्प्लिट रिंग। ये है, ये स्प्लिट रिंग, S1 है, इधर S2 है। ये ब्रूसेस B1 है, इधर ये B2 है। ये ब्रूसेस है, क्या है, ब्रूसेस, ठीक है। ये प्लग की है, ये बैटरी है, बैटरी में करंट फ्लो होगा। इसको बोलते हैं आर्मेचर, आर्मेचर अथवा कॉइल, ठीक है। आप ध्यान से देखें, ये हमारा डायग्राम हो गया किसका, मोटर का, ध्यान रखना है। तो डीसी मोटर और एसी मोटर दो टाइप को होते हैं। यदि हम सप्लाई बैटरी देते हैं यहाँ से तो ये डीसी मोटर कहलाएगा, और यदि एसी देंगे यहाँ से तो एसी मोटर हो जाएगा। दो नाम से जाना जाता है, डीसी मोटर और एसी मोटर। डीसी मोटर तब कहेंगे जब बैटरी से चलाएंगे इसको, और एसी मोटर तब कहेंगे जब इसको एसी से मीन्स ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, घर में जो सप्लाई आती है उससे। अब बात आती है इसके मेन पार्ट्स की। तो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? सबसे पहला है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा है आर्मेचर। आर्मेचर इसको मैं ले लेता हूं ABCD। तो आर्मेचर हमारा ABCD है, ये ABCD जो है ये आर्मेचर है। तीसरा है स्प्लिट रिंग, S1 S2, S1 है, इधर S2 है। स्प्लिट रिंग सेमी सर्कुलर फॉर्म होता है। चौथा है ब्रूसेस B1 B2, ये B1 और इधर ये जो कनेक्ट रहता है ये टच रहता है पूरी तरह, इससे इसमें बंधा नहीं रहता, ये केबल टच रहता है। ब्रूसेस इससे टच रही, ये घूमता रहेगा, स्प्लिट रिंग घूमेगी सर्कुलर फॉर्म में और ब्रूसेस उसमें टच रहेगा ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे ये टच रहेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट कौन कौन सा है? NS, ये NS परमानेंट मैग्नेट है। आर्मेचर ABCD, स्प्लिट रिंग S1 S2, ब्रूसेस B1 B2। अब इसमें होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले बैटरी से क्या होता है, करंट जाती है, करंट फ्लो होगी, ब्रूसेस यहाँ पे रहेगा, और ब्रूसेस से क्या होगा, जैसे करंट जाएगी ब्रूसेस के द्वारा, यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग कापर की बनी होती है, किसकी? कापर की। कापर इज अ गुड कंडक्टर। तो क्या होता है, यहाँ से कापर कंडक्टिंग मोड में चला जाता है, इससे इसमें करंट फ्लो हो जाती है। जब इसमें करंट फ्लो हो जाती है तो ये आर्मेचर में करंट आ जाती है इसमें, और ये ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे करंट जाएगी, और यहाँ से ये स्प्लिट रिंग के द्वारा ये इसका पाथ कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी, आर्मेचर रेक्टेंगुलर शेप का है, इस तरह से, इसको ध्यान से देखें। ये जो आर्मेचर है वो इस तरह से है ये। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होती है, यहां मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ऐसे। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी,
अब यहाँ पे मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने जा रहा हूं, क्योंकि मोटर का एप्लीकेशन मैंने आपको अभी बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में मिडिल फिंगर को आप बना लीजिए, इधर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब जो हमारा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये वाला जो कंडक्टिंग वायर है ये नीचे जाएगा, करंट यहाँ ऊपर है तो ये वाला वायर नीचे जाएगा। जैसे ये दो कंडक्टर हैं तो ये वाला कंडक्टर नीचे जाएगा, और ये क्या होगा देखिए यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसमें अपवर्ड थी, इसमें डाउनवर्ड लगाएंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, थंब बाहर की ओर आ गया, इसका मतलब ये कंडक्टर बाहर आएगा, तो ये मान के चलिए ये है, तो ये वाला कंडक्टर ए बी जो है ये नीचे जाएगा और सी डी ऊपर आएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ए बी यहाँ जाएगा, माना कि ये ए बी है और ये सी डी, तो ये ए बी ऐसे जाएगा और ये सी डी ऐसे जाएगा, तो एक समय के बाद ए बी की जगह पे सी डी आ जाएगा और सी डी की जगह पे ए बी चला जाएगा। इस तरह से ये रोटेट होने लगेगा और इससे सॉफ्ट बंधा हुआ है, ये क्या है सॉफ्ट है, और यदि कॉइल घूमने लगा है और उससे सॉफ्ट बंधा है तो सॉफ्ट भी घूमने लगेगा, जितनी स्पीड से कॉइल घूमेगा उतनी स्पीड से सॉफ्ट घूमेगा, और सॉफ्ट से आप पाइप फैन लगा के पंखी लगा के पानी खींच लेते हैं और पानी फ्लो होने लगता है, इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये हमारा कॉइल ये रोटेट होता रहेगा, स्प्लिट रिंग सेमी सर्कुलर रहेगी और इस तरह से सॉफ्ट घूमता रहेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इसका प्रिंसिपल क्या है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, हमेशा ध्यान भी रखना, लिखना भी है आपको। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द एप्लीकेशन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर में फ्लो करेंगे वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से कंडक्टर जो आर्मेचर है वो रोटेट करने लगता है और उसमें शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट होने लगती है। So this is the important parts, main parts of the motor and principle of the motor or diagram. This is the diagram of motor. Important है, इसको आप बना लें। नेक्स्ट क्लास में हम जनरेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लें और इसको अच्छे से, इसकी वर्किंग भी लिखना है आपको, वर्किंग आप अपने से लिख लेंगे, हमेशा आता है वर्किंग। तो वर्किंग आप सबसे पहले नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट विच इज अ बार मैग्नेट वी हैव इनसाइड बिटवीन बार मैग्नेट आर्मेचर ABCD, और उसके बाद स्प्लिट रिंग ब्रूसेस, सप्लाई वोल्टेज देंगे तो ब्रूसेस से स्प्लिट रिंग में करंट फ्लो हो जाएगा, आर्मेचर में फ्लो, आर्मेचर रोटेट करने लगेगा और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सब वर्किंग आप लिख लेंगे, ठीक है। तो